सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यूपीपीसीएस की तैयारी कहां से शुरू करें। सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे, पहला स्टेप वाइज ही हम चलेंगे। यूपीपीसीएस 2026 की या 27 की या 28 की तैयारी कहां से प्रारंभ करें। सबसे पहला सवाल यही होता है कि तैयारी कहां से प्रारंभ करें और कैसे करें। तैयारी कहां से और कैसे प्रारंभ करें और कैसे प्रारंभ करें, यह पहला डायमेंशन होगा। शुरुआत कैसे करें इसकी। दूसरा तरीका यह है कि सर जब हम सिविल सेवा की तैयारी करें तो मार्केट में हम जाते हैं, जब हम बुक स्टॉल पे जाते हैं, जब हम किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, किताबों का इतना बड़ा बंडल मिलता है। एक एक विषय पर हमें हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स 10-10 पुस्तकें बताते हैं। जब बात इतिहास की आती है तो कोई कहता है कि राम शरण शर्मा पढ़िए, तो कोई कहता है एस.के. पांडे पढ़िए, कोई कहता है कि बी.एल. ग्रोवर के बगैर काम नहीं होगा, तो कोई कहता है स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई कहता है कि अगर आपने एल.पी. शर्मा नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, कोई कहता है बिपिन चंद्रा के बगैर कैसे संभव है कि इतिहास आपने पढ़ लिया। तो आखिर इन किताबों के बीच हम कैसे किताबों का चयन करें, कौन सी किताबें हमारे लिए जरूरी हैं, क्या हर किताबों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्या किताब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए बुक लिस्ट और रिसोर्स बहुत जरूरी है। इस यूपीपीसीएस की तैयारी जब हम शुरू करेंगे तो हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि हम बैकग्राउंड व्हाइट ही रखें कि ब्लैक कर दें। व्हाइट बैकग्राउंड से आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या इसको हम ब्लैक कर दें। इसके साथ ही साथ रिसोर्स क्या क्या होना चाहिए। ये तो बुक मतलब रेफरेंस बुक की बात करेंगे, लेकिन बात अगर की जाए कि इसके रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या केवल बुक ही जरूरी की पर्याप्त है या पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूरी है, क्लास नोट्स भी जरूरी है, शॉर्ट नोट्स भी जरूरी है या नहीं। अच्छा पेन मोटा कर ले बस, बाकी ठीक है, पेन मोटा कर ले, ब्लैक कर ले, देखते हैं एक बार ट्राई करते हैं ब्लैक से भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ व्हाइट से मुझे थोड़ा सा बहुत कंफर्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको और बड़ा कर लूं और व्हाइट और येलो का यूज करूं जिससे आपको दिखाई दे। यूपीपीसीएस 2026 27-28 की तैयारी कहां से शुरू करें और कैसे प्रारंभ करें, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, साथ ही साथ पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। क्या क्रैक नहीं होता, बिल्कुल क्रैक होता है। पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स को कैसे निकालें। और निकालते हैं, स्मार्ट पढ़ाई करने वाले बच्चे निकालते हैं और आप भी निकाल सकते हैं। बस जरूरत है एक हार्डवर्क की और सही मार्गदर्शन की। जो वे होना चाहिए आपका, जो तरीका होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। रास्ते में रुकावटें हैं, बीच बीच में मोड़ हैं, हर मोड़ पे आप असमंजस, जैसे कोई जब आप लोकेशन आपको मिल जाता है कि आप फला जगह पहुंचिए और आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लोकेशन लगा होता है, तो चौराहे पर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, संदेह नहीं होता है। लेकिन जब आपको पता होता है वहां तक जाना है और हर चौराहे पर 4 रास्ते दिखाई देते हैं ना, तो मन करता है कि बाएं जाना है कि दाएं जाना है। हो सकता है दाएं भी ज्यादा अच्छा हो सकता है बाईं तरफ अच्छा हो सकता है ये रास्ता जल्दी पहुंचा दे, हो सकता है ये रास्ता जल्दी पहुंचा दे। लेकिन जब कोई आपको गाइड कर रहा हो, आपको लोकेशन भेज दिया हो, सही मार्गदर्शन मिल गया हो, तो क्या ये कंफ्यूजन होगा? शायद नहीं होगा। तो आप आसानी से अपनी रफ्तार में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे। और आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति शायद बहुत तेज चलता हो, लेकिन हर चौराहे पर वो भटक जाता हो, तो अंतिम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए एक शब्दों में मैं यही कहना चाह रहा हूं, मार्गदर्शन, स्ट्रेटजी, सही तरीका, गाइडेंस बहुत जरूरी है सिविल सेवा के लिए। इसके बगैर असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो मेरा मन हुआ ये बात हम केवल उन्हीं बच्चों को क्यों बताएं जो एडमिशन ले चुके हैं। एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये बात मैं पब्लिकली बताऊं, ताकि प्रदेश का हर एक बच्चा, ग्रामीण परिवेश का हर एक बच्चा, सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा ये
स्ट्रेटजी समझ सके, ये मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। बाकी उसकी इच्छा है, वो कैसा पढ़ना चाहता है, वो अपने तरीके से निर्णय लेगा बच्चा। तो पहला पॉइंट मैं डिस्कस क्या करूंगा, यूपीपीसीएस 2026, 27, 28 की तैयारी कहां से और कैसे प्रारंभ करें, बुक लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए, रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, पहली बार में प्रीलिम्स हम कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक करें प्रीलिम्स के फैक्ट पर और पीवाईक्यू पर कमांड कैसे बनाएं, कमांड कैसे बनाएं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इस पर अगर कमांड रहा होगा तो 25 का पेपर, जो लोग यूट्यूब पर सेशन देख रहे होंगे, पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर पीवाईक्यू का कमांड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपका कमांड है और फैक्ट पर कमांड है, देखिए हमें यह कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, अवधारणा का होना बहुत जरूरी है, समझ विकसित होनी चाहिए। लेकिन इसके चक्कर में अगर आप मौलिक बनने का प्रयास किए, बहुत ओवर मौलिक बन गए और फैक्ट को आपने दरकिनार कर दिया, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां हमें विश्लेषण करना है, जहां हमें एनालिसिस करना है, जहां हमें आंसर राइटिंग करना है, जहां हमें पक्ष और विपक्ष करना है, जहां हमें तर्क देना है, उसके पहले भी एक परीक्षा पास करनी होती है जिसका नाम है प्रारंभिक परीक्षा, जिसका नाम है प्रीलिम्स का एग्जाम। और इस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए फैक्ट जरूरी, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक कर पाए। उसको लेकर आपको चलना होगा। और यही कमांड नहीं कर पाने की वजह से कई बार बच्चों की हर विषय पर अच्छी कमांड होती है, बावजूद उसके प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि पीसीएस के एग्जाम की बात करूं, मैं यूपीएससी का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य केवल यूपी पीसीएस का एग्जाम है। स्पेशली इस यूपी पीसीएस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन में। तो प्रीलिम्स के फैक्ट पर और पीवाईक्यू पर कमांड कैसे बनाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें और कैसे कमांड बनाएं, आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बगैर भी कुछ संभव नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा वो माध्यम है जो हमें मेंस तक पहुंचाती है, लेकिन मेंस की परीक्षा वो परीक्षा है जो हमें सिलेक्शन दिलाती है। फाइनल सिलेक्शन मेंस से होना है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के दरवाजे तक जाने के लिए हमें मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का दरवाजा क्रॉस करना है। उसके बगैर हम वहां एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। तो हम प्रीलिम्स की बात को करने के बाद तुरंत हम इस पर आएंगे। आंसर राइटिंग में दो चैलेंज होता है, कब से प्रारंभ करें, कब से प्रारंभ करें और कैसे कमांड बनाएं, कैसे कमांड बनाएं, कमांड बनाएं। मुद्दा यह नहीं कि प्रारंभ कब से करें, ये तो कोई भी व्यक्ति एक बात में बता देगा आपको, आप समझ जाएंगे यहां से मुझे शुरू करना है। मुद्दा इस बात का है कि इस पर हम कमांड कैसे करें, हम अपनी आंसर राइटिंग पर परफेक्शन कैसे लाएं, हम उसकी प्रैक्टिस को मजबूत कैसे बनाएं, यह मुद्दा आपका है ज्यादा जरूरी। तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे आपसे। आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करें और कैसे कमांड बनाएं। इसके बाद अगला मुद्दा हमारा जो है, अगला मुद्दा जो हमारा है, अब हमें यह देखना है कि ट्रेंड एनालिसिस पे मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हमें किस कट ऑफ तक पहुंचना है, किस कट ऑफ तक पहुंचना है, यानी कि जो कट ऑफ आपकी होगी वह कितनी होगी, और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। यह ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से हम समझेंगे। सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से यह क्लियर हो पाएगा कि हम किस सब्जेक्ट को कितनी वरीयता दें और कौन सा सब्जेक्ट हमें कितना प्रश्न दे सकता है। और हमारा एक लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अगर हम फर्स्ट टाइम में ये चाहते हैं हम प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस लिखें, तो हमें क्या लक्ष्य बना के चलना चाहिए, हमें किस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, हमें कहां तक स्कोर करना चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा आपसे करेंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के लिए एक मुख्य चुनौती बच्चों के सामने ये आती है कि सर हमारा टाइम टेबल कितना होना चाहिए। टाइम टेबल क्या हो, टाइम टेबल क्या हो, टाइम टेबल क्या हो, एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं, एक साथ
कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं, एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज की कितनी भूमिका है? यह भी सवाल है, उत्तर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जब आप सवाल पहले कर लेते हैं तो आप उसी लाइन में चलते हैं। यही पढ़ने का भी तरीका है, जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ना कि पूरी सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए जो हम पहले से ही माइलस्टोन तय कर रहे हैं, ऐसे आपको भी करना है कि फर्स्ट डे से ही अपना लक्ष्य बना लेना है और उसी लक्ष्य पर टिक लगाते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये बाकी रह गया, ये पूरा हो गया, ऐसे आपको भी करना है। और सबसे अंतिम बात, एक बच्चों के बीच बहुत मिथ है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कुछ का मानना है कि सिविल सेवा का मतलब 12 घंटे लगातार कुर्सी तोड़ना है, ऐसा भी नहीं। कुछ का मानना है बस निरंतर लगे रहिए, ऐसा भी नहीं। कैसा है ये जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा कितने घंटे का अध्ययन यानी जरूरी है, कितने घंटे। हालांकि सिविल सेवा की दुनिया में घंटे का कोई मतलब होता नहीं है, अचीवमेंट का मतलब होता है कि दिन भर में कितना प्राप्त किया आपने। सर इस क्लास को आप मॉर्निंग में 8 AM पर पढ़ाइए प्लीज। 8 AM पर बेटा अभी तो पॉसिबल नहीं है। मैं बात करता हूं, अभी 7 से 8 तो करंट अफेयर की क्लास है। मैं देखता हूं कि अगर गुंजाइश बनेगी तो 9 से बन सकती है, 8 से तो नहीं बन सकती ना, कि कुछ टाइम हमें भी तो चाहिए रेस्ट के लिए। 7 से 8 तो मैं करंट ही पढ़ाता हूं और हो सकता है 9 से 10:30 कर सकता हूं, वो भी अभी समय निकलने पर। एक क्लास मेरी समाप्त होने वाली है तब कर पाऊंगा, अभी तो इसी टाइम पर है। कोशिश करूंगा कि सुबह करूं, मैं भी चाह रहा हूं एक बैच इसमें सुबह हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो इसी 6 से 7:30 की टाइमिंग है, बाकी मैं कोशिश करूंगा मेरा कोई बैच ओवर होगा तो मैं मॉर्निंग में कर लूंगा इसे। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अब हमारे कितने क्वेश्चन यहां हो गए थे? लगभग 5, 6, 7 और इधर 8, फिर इधर 9, फिर इधर 10, फिर इधर 11। मैं ये मुद्दा नहीं कर रहा हूं मैं पॉलिटी में क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कई बार यूट्यूब पे कर चुका हूं। मैं पॉलिटी में क्या क्या पढ़ाता हूं, कैसे प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक है, मेंस के कौन कौन से टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्या क्या टॉपिक है, ये नहीं बताऊंगा। लास्ट में अगर समय बच गया तो मैं जरूर बता दूंगा कि जैसे मेरा विषय पॉलिटी है, अगर पॉलिटी पे कोई बच्चा चाहता है कि महज 2 महीने में हम एकदम जीरो है पॉलिटी में, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो 2 महीने में हमें पॉलिटी में इतना बना दे? जैसे कि लोग कहते हैं कि हम 25 में 22, 24 करके आ जाते हैं, 23 करके आ जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर समय बचा तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आखिर किसी एक सब्जेक्ट को 2 महीने के भीतर शिक्षक के साथ मिलकर आप कैसे उस पर अपनी कमांड 100% कर सकते हैं। 100% का मतलब है कि अपने हिसाब से हाँ कि मैंने काम कर लिया है, और 100% कुछ होता नहीं है। कमियां तो शिक्षक में बनी रहती है, तो बच्चों में तो जरूरी बनी ही रहेंगी। काम करने की जरूरत तो शिक्षक में बनी रहती है हमेशा, वो तो ताउम्र बनी रहेगी। जिस दिन किसी को लग गया कि हम मुकम्मल हो गए, उसी दिन वो खत्म हो गया। कोई मुकम्मल नहीं होता, कोई कभी भी पूरा नहीं होता, कोई कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कोई कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अधूरापन जीवन में हमेशा रहता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो। जीवन का नाम ही है अधूरापन, कभी यह पूर्ण नहीं होता है। तो मैं उसके बारे में चर्चा कर पाऊंगा यदि समय बचा तो। 1.5 घंटे का सेशन है आज का ये। तो आइए सबसे पहले मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या है? यूपीपीसीएस 26 की तैयारी कहां से और कैसे प्रारंभ करें? 2000 यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी, यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कहां से और कैसे प्रारंभ करें? कहां से और कैसे प्रारंभ करें? कहां से प्रारंभ करें? कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या विषय क्या उठाएं, पढ़ें कैसे? तुरंत लिखना शुरू कर दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, या तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दे, या किसी एक पुस्तक को लेकर पढ़ना प्रारंभ कर दे? कहां से शुरू करें इस तैयारी को? जाहिर सी बात है, तैयारी करने के 2 स्रोत है, 2 माध्यम है। तैयारी करने के 2 माध्यम है। एक माध्यम है सेल्फ और एक माध्यम है
कोचिंग या इंस्टीट्यूट जिसे आप कहते हैं। तो मैं यहां आपको यह माध्यम बता रहा हूं, सेल्फ के माध्यम से भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा सेल्फ से कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप सर्वप्रथम बैच से जुड़ रहे होंगे, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप सर्वप्रथम बैच से जुड़ रहे होंगे या जुड़ चुके होंगे। अब उनको कैसे प्रारंभ करना है, जाहिर सी बात है यहां पर तो एक आपको टाइम टेबल मिल ही जाता है, यहां टीचर ही तय कर देता है, इंस्टीट्यूट ही तय कर देता है आप कहां से शुरू करेंगे। और जब आप सेल्फ शुरू करते हैं तब आप तय करते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो जब आप शुरू करते थे तो मैं यही चाहूंगा जो इस विषय में आपकी रुचि हो, जिस विषय को आपने जीवन में एक दो बार कभी पढ़ा हो, जो लगता हो कि मुझे आता है, जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, उस विषय के साथ उठाइए और एक सेल्फ स्टडी के माध्यम से एक बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बुक, ओनली वन बुक, वो किसी भी शिक्षक से आप उस सब्जेक्ट के बारे में आप एक बुक का चयन करिए और इस एक बुक को पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप कोचिंग के साथ, टीचर के साथ जुड़ के आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर चाहे 26 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 27 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 28 की तैयारी। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पॉलिटी के साथ बैच स्टार्ट हो रहा है, किसके साथ, पॉलिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है। जो बात मैं अंतिम में बोल रहा था उसको मैं शुरू में ही बता देता हूं आपको। पॉलिटी के साथ आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपने अगर कोर्स लिया है, पेड कोर्स के साथ आप जुड़े हैं, किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, जरूरी नहीं है, देखिए मैं किसी बात की बाध्यता नहीं कर रहा हूं कि आपको हर हाल में पीडब्ल्यू में ही पढ़ना है वरना सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपकी इच्छा है, आप कहां पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यह जरूर मैं दावा करूंगा कि यूपीपीसीएस के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से जो सबसे बेस्ट होगा वो हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है और ये कोशिश पहली बार नहीं, पिछले 10 सालों से आपके लिए हम कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है, बाकी निर्णय आपका है। अगर आप हमारे साथ यहां पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप पॉलिटी साथ शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको पॉलिटी जहां से शिक्षक प्रारंभ कर रहे हैं या जहां से हम पॉलिटी प्रारंभ कर रहे हैं उसको टीचर का लेक्चर आपको अच्छे से करना है। लेक्चर, क्लास बहुत जरूरी है, क्लास बहुत जरूरी है। कई बार विद्यार्थी ये समझते हैं कि हम टीचर का नोट्स मिल जाए, हमें कोई किताब मिल जाए या संस्थान का कोई प्रिंटिंग नोट्स मिल जाए, उसे पढ़कर हम अपना काम बेहतर बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे आप। किसी भी कोर्स को जब आप पढ़ते हैं, किसी भी शिक्षक से आप पढ़ते हैं तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, शिक्षक का लेक्चर। जब टीचर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में समझाता है, किसी टॉपिक के बारे में समझाता है तो आपको सर्वप्रथम टीचर का लेक्चर करना है। जैसे ही टीचर आपको लेक्चर पढ़ाएगा, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है, ऑफलाइन होता तो सीधा क्लास में ही वही नोट्स लिखा दिया जाता। ऑनलाइन की दुनिया में आपको मैं पॉलिटी में अपना अपना नोट्स दूंगा, अपना व्यक्तिगत संस्थान का नहीं, जो मैं क्लास में ऑफलाइन में लिखाता हूं बच्चों को नोट्स, वो नोट्स मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर बाय द वे मैंने पॉलिटी के फाउंडेशन बैच में सबसे पहला टॉपिक शुरू किया कि भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ा रहा हूं। तो भारतीय संविधान की विशेषता में जब लेक्चर पढ़ाऊं, जितना लेक्चर पढ़ाऊं वो लेक्चर आप मेरे साथ करिए। करते समय कहीं डाउट आए टीचर से कमेंट कीजिए, अपने डाउट पूछिए। लास्ट में 10 मिनट टीचर आपको टाइम देते हैं। उसके बाद जो टॉपिक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाई गई, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाई गई, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाई गई, तो भारतीय संविधान की विशेषता का पूरा कंप्लीट लेक्चर टीचर के साथ आप पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, पूरे मन के साथ पढ़िए। ज्यादा फोकस टीचर को समझने में लगाइए, लिखने में नहीं। टीचर जब आपको चीजों को समझा रहे हैं तो अधिक से अधिक समझने पर जोर दीजिए। जो महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक बातें लगें उसको आप शॉर्ट नोट्स में नोट करते रहिए। टीचर के साथ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको प्रिंटिंग नोट्स कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, ऑफलाइन में तो बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है। ऑफलाइन का मोड कैसे होता है, टीचर जब समझाता है तो बच्चे सारे समझते हैं और जब टीचर लिखाता है तो सारे बच्चे लिखते हैं। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का क्लास करते समय जब टीचर बोर्ड वर्क के माध्यम से आपको चीजें समझा रहा हो, बोर्ड वर्क में जो चीजें आपको लगती है कि ये मुझे लिखना चाहिए, जब टीचर आपको बताए कि इसको नोट करिए, उसे नोट करते रहिएगा, बाकी चीजों को समझते रहिए। क्लास ओवर हो जाएगी, मान लीजिए 1.5 घंटे की क्लास है, पॉलिटिक्स के साथ शुरू हो रही है, तो क्लास जैसे ही ओवर हो गई उसके बाद तुरंत आपको क्या काम करना चाहिए, जो टीचर का नोट्स दिया गया है या संस्थान का जो नोट्स दिया गया है उस टॉपिक को आप कम से कम 1 से 2 बार अध्ययन करें। ये दूसरा स्टेप था। पहले टीचर के साथ लेक्चर पढ़ा आपने, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसका टीचर का नोट्स को पढ़ा आपने।
उसके बाद तीसरा स्टेप अभी फिर आएगा। ये अभी 40% 50% काम आपका हुआ है सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में। तीसरा काम आपका तुरंत क्या होगा, उस टॉपिक के लिए आप घटना चक्र को उठाइए। घटना चक्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जरूर सुना होगा। तो घटना चक्र को जैसे उठाएंगे, वो टॉपिक ढूंढिए कहां पर है और उस टॉपिक के माध्यम से PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। आप इमरान सर से पढ़े, भारत में दुनिया के किसी भी सर से पढ़े, आप PW में पढ़े या भारत की किसी अन्य कोचिंग में पढ़े, अगर टीचर ने आपको पढ़ाया है, टीचर का लेक्चर आपने किया है, टीचर का नोट्स आपने पढ़ा है, उसके बाद PY क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो टीचर की हार मानी जाएगी। तब इसका मतलब टीचर ने आपको कहीं ना कहीं, या टीचर से मिस्टेक हुई या आपसे मिस्टेक हुई है। तो पहले यह देखिए, क्या टीचर ने उस टॉपिक का डिस्कशन ही नहीं किया है? क्या टीचर ने अपने नोट्स में उस कंटेंट को लिखाया ही नहीं है? क्या संस्थान ने उसका आपको स्टडी मटेरियल ही नहीं दिया है? या आपने सही से पढ़ा नहीं? पहले यह अध्ययन कर लीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं सर, सवाल तो पूछा गया है, हमने भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ा और उस विशेषता में पूछा गया है कि कठोर और लचीले संविधान का लक्षण क्या होता है, और टीचर ने हमें कठोर और लचीले संविधान के बारे में पढ़ाया ही नहीं है, तब आप टीचर से क्लेम करिए कि सर ये आपने नहीं पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। जवाबदेहिता का होना जरूरी है। मैं कई बार क्लास में बच्चों से कहता हूं कि एक क्लास का जो सबसे श्रेष्ठ बच्चा होता है, वही किसी भी शिक्षक का सबसे सर्वोत्तम लेवल होता है। जब तक आप अपना लेवल बेहतर नहीं करोगे, तब तक आपको उस लेवल का पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको अपना लेवल बनाना पड़ेगा। जब आप काम करके आएगो, शिक्षक को यह महसूस होगा कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो निसंदेह रूप से लेक्चर में अपने आप गहराई आ जाएगी, अपने आप गहराई आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि तुरंत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे वो अपने टीचर से आप पूछिए, क्लियर करिए, और उस टॉपिक पर फिर टिक लगा दीजिए कि मैंने इसका लेक्चर कर लिया, मैंने इसका नोट्स पढ़ लिया, मैंने इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ये टॉपिक अब मेरा हो चुका है। ये फर्स्ट डे से, फर्स्ट सब्जेक्ट से, फर्स्ट टॉपिक से ही काम करना है आपको। इसके बगैर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर खोखला रहे, खोखला नहीं रहना, गैप नहीं होने देना है। पहले टॉपिक से कमर कस लेनी है एकदम आपको, और इस तरीके से करके प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते 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 चलिए। एक दिन 100 घंटे के बाद ऐसी स्थिति आएगी, या 120 घंटे के बाद ऐसी स्थिति आएगी, सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाएगा। क्या पूरा होगा? एक सब्जेक्ट पूरा होगा। कई बार बच्चे इस यहीं पर मान लेते हैं, अब मेरी तैयारी पूरी हो गई, टीचर ने पढ़ा लिया, पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ये 3 स्टेप हो गए, ये सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया। अभी आपकी तैयारी केवल 60 से 70% है, और इसको बच्चे 100% मानकर सबसे बड़ी गलती कर दी। ये पहला लैक है आपकी प्रिपरेशन का, ये पहला लैक है, ये पहली कमजोरी है आपकी प्रिपरेशन का, कि जब आप किसी टीचर के साथ किसी इंस्टीट्यूट में जुड़कर पढ़ाई करते हैं और टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, उनके नोट्स को अच्छे से रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपने मान लिया कि मेरा विषय तैयार हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी आपका केवल 60 और 70% तैयार हुआ। अगर बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, तब आपने हल्के में क्लास किया है, कंसंट्रेशन के साथ क्लास नहीं किया है, रेगुलरिटी के साथ क्लास नहीं किया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम 5 बार सॉल्व नहीं किया है, टीचर के सारे लेक्चर को सुना नहीं है, तब तो आप 30% भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैं सिंसियर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि कोई स्टूडेंट एकदम प्रतिबद्ध है, रेगुलर है, और इन 3 स्टेप को फॉलो कर रहा है, टीचर का लेक्चर, टीचर का नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ टीचर के द्वारा बताया गया एक रेफरेंस बुक। एक चीज और ऐड करना है इसमें, टीचर के द्वारा बताया गया एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक केवल एक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, रेफरेंस बुक केवल एक होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने की आदत डालिए। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी समझ डेवलप नहीं होगी, तब तक आपके पास अच्छे शब्दकोश नहीं आएंगे, तब तक आपके पास अच्छी भाषा शैली नहीं आएगी, तब तक आपके पास विचार नहीं आएंगे। कब तक? जब तक एक किताब का अध्ययन आप नहीं करें। एक किताब पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर मुख्य परीक्षा नहीं देना होता, केवल प्रीलिम्स का खेल होता, तो हम कह सकते हैं कि टीचर का क्लास और नोट्स ही पर्याप्त है। लेकिन आपको मेंस का एग्जाम भी देना है, तो इसलिए एक बुक आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो सर अगला स्टेप बताइए कि 60 से 70% तैयारी के बाद हम कैसे इसको 100% बनाएं, कैसे हम इसको 100% बनाएं। तो 100% बनाने के लिए अब क्या करिए, जाहिर सी बात है, जैसे मैं पॉलिटी से शुरू कर रहा हूं, मेरा पॉलिटी जिस दिन समाप्त होगा,
तो आपकी कोचिंग बंद तो नहीं हो जाएगी, आपका बैच समाप्त तो नहीं होगा, कोई अगला विषय लगेगा। और जब अगला विषय लगेगा तो बच्चा अगले विषय में लग जाता है, पिछला छोड़ देता है। यहीं से आपकी कमजोरी शुरू हो जाती है, यहीं से आपका लूप होल शुरू हो जाता है, यहीं से आपका निगेटिविटी आने लगती है। लेकिन ये नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेना है तो आपको यही काम करना होगा, जैसे ही अगला सब्जेक्ट शुरू हो, जो सब्जेक्ट आपके टीचर और आपके अनुसार पूरा हो चुका है, उसका तुरंत टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत उसका टॉपिक वाइज क्या करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत उसका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। पीडब्ल्यू में है तो पीडब्ल्यू में, भारत में कहीं भी मिल रही है, कहीं से भी, कम से कम 10 टेस्ट सीरीज। कितनी? कम से कम 10 टेस्ट सीरीज। कितने क्वेश्चन की? 150 क्वेश्चन की, 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और हर टेस्ट के बाद अपना एनालिसिस करिए, वैसे जैसे कि पेपर ओरिजिनल देकर के आते हैं, जैसे एनालिसिस करते हैं। हमारा कितने क्वेश्चन गलत हुए, हमारे कहां से गलत हुए, जो गलत हुआ हमें आता नहीं था या मानवीय त्रुटि के कारण हुआ, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। जो गलत होता जाए उसका लिस्ट बनाते जाइए, उसको फिर से अपने नोट से दोहराइए, फिर से उसको किताब से पढ़िए और शपथ लीजिए कि अगले टेस्ट में ये क्वेश्चन मैं नहीं गलत करके आऊंगा। और हर टेस्ट में अपनी कमी की ऐसी 2-3 लिस्ट बनाते रहो, अगले टेस्ट में उसका सुधार करते रहो, और 10 टेस्ट के बाद आपकी स्थिति 90% प्लस हो जाएगी। 100% कभी कोई नहीं बन पाएगा। 90% प्लस अगर आपकी स्थिति हो जाती है, तब आपका वो सब्जेक्ट तैयार हो गया है। उसके बाद केवल एक काम करना है, 1 घंटे रिवीजन करते रहना है और घटना चक्र को कम से कम आधे घंटे सॉल्व करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधे घंटे सॉल्व करते रहना है और आधे घंटे रिवीजन करते रहना, बस। अगर ये काम नहीं किया तो कभी भी 90% 50% चला जाएगा, कभी भी 90% 40% चला जाएगा, और बहुत दिन तक नहीं किया 90% 20% पे आके टिकेगा। तब आप भविष्य में लोगों को बताएंगे, एक समय था, क्या तैयार थी पॉलिटी मेरी, जुबान पे थी मेरी पॉलिटी। इमरान सर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 100 तक कुछ भी पूछे, कैसा भी कॉन्सेप्ट पूछे, कैसा भी फैक्ट पूछे, पहला जवाब मेरा होता था। वो दिन कहां चले गए? वो दिन आज क्यों नहीं है? कल क्यों था? क्योंकि आपने छोड़ दिया। और पढ़ाई ऐसी चीज है, अगर आपने इसके साथ छोड़ा, इसके साथ आपने अपना संबंध कमजोर किया, तुरंत आप पीछे हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, तुरंत आप बैक हो जाएंगे। इसका मतलब है, इतना कर लेने के बाद भी उस विषय को अपना बनाने के लिए और कल से बेहतर बनाने के लिए आपको आधा घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग और आधा घंटे रिवीजन तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। वरना जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, पीछे वैसे वैसे भूलता जाएगा, और यही आपके साथ होता है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आप भूलते जाएंगे। और बच्चे यही कहते, सर पढ़ते तो हैं, याद भी होता है, समझ में भी आता है, लेकिन आप हमारा भूल जाता है। भूल इसलिए जाता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। भूलता कौन आदमी नहीं है? मैं नहीं भूलता। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा बना है जिसको भूलता ही नहीं, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो मानव नहीं है, वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर और मानव में एक ही अंतर है, कंप्यूटर गलती नहीं करता, कंप्यूटर भूलता नहीं है। और मानव गलती भी करता है, मानव भूलता है। भूलना मानव होने का प्रतीक है, और आप भूलेंगे, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये मानव के लक्षण है, जो हमारे पास भी है और आपके पास भी है। लेकिन इस भूलने से बचने के लिए एकमात्र तरीका है अभ्यास, 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 रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। जितना अधिक करेंगे उतना आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार से आप 26, 27 और 28 की तैयारी करने के लिए अपनी शुरुआत आप सर्वप्रथम बैच के साथ करेंगे, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से करते हैं तो आप एक रेफरेंस बुक और PYQ के साथ शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की बुक लिस्ट में नहीं बता सकता, जानता तो मैं सब हूं, लेकिन मैं सब बताऊंगा नहीं, मेरे क्षेत्राधिकार का हनन हो जाएगा। क्योंकि जो आपको हिस्ट्री पढ़ाने आएंगे वो अपने हिसाब से आपको बुक लिस्ट, जो सबसे बेहतर बुक होगी वो बताएंगे। जो ज्योग्राफी वाले पढ़ाने वाले सर आएंगे वो आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बुक लिस्ट के संबंध में प्रत्येक विषय में केवल एक पुस्तक होनी चाहिए। प्रत्येक विषय में एक पुस्तक होनी चाहिए, एक पुस्तक होनी चाहिए। इसका आप मल्टीपल टाइम अध्ययन करिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम इसका आप अध्ययन करिए, लेकिन पुस्तक दूसरी नहीं होनी चाहिए, पुस्तक वही एक होनी चाहिए। हर विषय की एक पुस्तक होनी चाहिए, और पुस्तक पढ़ना आवश्यक है। मैं मोटे शब्दों में लिख रहा हूं, बुक पढ़ना
आवश्यक है, ये नेसेसरी है, ध्यान रखिएगा। इसके बगैर आपकी तैयारी खोखली हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। आपकी समझ नहीं बन पाएगी, आपके ज्ञान का विस्तार नहीं होगा, आपके पास अच्छे शब्द नहीं आएंगे, आपसे वाक्य नहीं बनेगा। हाँ, जरूर मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी का बैच पूरा होते होते पीडब्ल्यू में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि बुक पढ़ना जरूरी है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए केवल एक ही बुक पढ़नी है और उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। और मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, पॉलिटी के लिए केवल एक बुक पढ़नी है आपको, एक बुक आपको पढ़नी है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत, बस। और कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, यही आप जितनी बार पढ़ सकें पढ़ लिए। और ये कब पढ़ना है तो पॉलिटी में बताऊंगा कब पढ़ना है। जब मैं कल से सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा अपने बच्चों के साथ, तो मैं बताऊंगा कि कब आपको बुक का यूज करना, पहले दिन से नहीं करना है। मैं उस समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि अब इस बुक को आप जाके पढ़िए। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब मैं समझ विकसित कर दूंगा तब वो समझ में आएगी, तब वो समझ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक बात समझ में आई? तो बुक लिस्ट के अंतर्गत बस मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं। बुक पढ़ना अनिवार्य है, आवश्यक है, नेसेसरी है। प्रत्येक विषय के लिए एक ही बुक का चयन करना जो आपको शिक्षक बताएंगे। एक ही पुस्तक को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा, पॉलिटी में मैंने बता दिया कि आप एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि तीसरा सवाल आपने सर लिखा है कि रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, केवल बुक ही होना चाहिए पर्याप्त है? रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, ये बहुत मायने है। रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपके रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए? एक तो रेफरेंस बुक, एवरी सब्जेक्ट के, प्रत्येक विषय के, एवरी सब्जेक्ट के, ध्यान रखिएगा, एवरी सब्जेक्ट के रेफरेंस बुक होने चाहिए, रेफरेंस बुक होने चाहिए, ठीक। एक तो ये लिस्ट बना लीजिए आप। दूसरा रिसोर्स क्या होना चाहिए, एवरी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू होनी चाहिए, एवरी सब्जेक्ट के यानी सभी विषयों के क्या होने चाहिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। और टीचर का क्लास नोट्स, टीचर का क्लास नोट्स या फिर इंस्टीट्यूट का प्रिंटिंग नोट्स, दो में एक ही रहेगा आपके पास। इंस्टीट्यूट का प्रिंटिंग नोट्स, प्रिंटिंग नोट्स। और अभी मैंने एनसीईआरटी की बात नहीं की है, रिसोर्स में आप अपने एवरी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को भी और ऐड कर सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को भी आप ऐड कर सकते हैं, एनसीईआरटी को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रिसोर्स की जरूरत नहीं है। बाकी जितने कूड़े हटा दीजिए आप। और इस तैयारी के साथ इसमें और कुछ ऐड करना है तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ऐड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर से कि न्यूज़पेपर कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ना है। यही आपके यूपीपीसीएस के रिसोर्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। एवरी सब्जेक्ट के रेफरेंस बुक, एवरी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स की भी होने चाहिए, मेंस की भी होने चाहिए, टीचर का क्लास नोट्स या इंस्टीट्यूट का प्रिंटिंग नोट्स, एवरी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर। इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं भटकना है। और सबके लिए मैंने सिंगल की बात की है, एक ही टीचर का नोट्स रखिए, एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए। अब कोई बच्चा कह रहा है सर वाणी भी ले लें, सर कोई कह रहा है सर हम यूथ भी ले लें, फिर कोई कह रहा है हम क्रॉनिकल भी ले लें, फिर कोई कह रहा है हम अरिहंत भी ले लें। ये बीच लेने का तरीका क्या है भाई, प्रतिभा में समझा नहीं। बैच लेने का, अरे अभी लास्ट में आ जाएंगे भाई, बैच तो ले ही लेंगे। बैच लेने के लिए आपके कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, बैच लेने के लिए आपके कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसी लिंक पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं मिलेगा ये नहीं बोला था। सीमा प्रजापति, धन्यवाद सर, ऐसे उत्कर्ष पर भी आप बोले थे कि टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, किंतु अभी तक मिला नहीं। मैंने ये कहा था ना ना ना, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। देखिए भाई प्रतिभा जी, गलत बात नहीं, क्या नाम था आपका? मैंने ये बात आपको उत्कर्ष में ही बताई होगी, जब जब बताया होगा तब तक बताया होगा। और मैं आज भी यही बोला हूं कि पीडब्ल्यू में मिलता है तो पीडब्ल्यू में या भारत में कहीं भी मिलता है उसको आप ज्वाइन करिए। मैंने किसी को बाध्य किया कि आप पीडब्ल्यू का ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बाध्य हैं? मैंने किसी बच्चे से ऐसा कहा? मैंने उत्कर्ष में भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने वहां कहा था अगर उत्कर्ष में है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि तो संस्थान का काम है। टेस्ट सीरीज तो मैं तैयार नहीं करूंगा। अगर टेस्ट सीरीज संस्थान ने तैयार कर दिया है, मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी ज्वाइन करिए। कहा इस चीज ढूंढ रही हैं? पूरे भारत भर में इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, टेस्ट सीरीज की भरमार है, जहां मिल जाए वहां से लीजिए भाई। मैंने न तो कल आपको उत्कर्ष में बाध्य किया था, ना आज मैं आपको पीडब्ल्यू में बाध्य कर रहा हूं। मैंने तो आपको स्वतंत्र रखा है, आप अपनी इच्छा अनुसार टेस्ट सीरीज का चयन करिए। या ये कह सकता हूं, मैं टीम से अपील कर सकता हूं कि टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज चलाई जाए, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज चलाई जाए, इससे बच्चों का लाभ होगा। अब मैं तो बना नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं कैसे बना दे देखता। समझ गए भाई? एनसीईआरटी को लेकर के एक अलग से बना दूंगा वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा। आपका मैंने कमेंट देख लिया भाई। एनसीईआरटी के बारे में बस इतना पता है, प्रत्येक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक, कुछ की एनसीईआरटी केवल 11-12 तक। तो मैं आपको बता दूंगा किसकी किसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किसकी 6 से 12 तक है। आगे मैं किसी दिन डिस्कस कर दूंगा, एनसीईआरटी पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा। और जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैं बस जल्दी से फ्री हो जाऊं, एनसीईआरटी, पॉलिटी की और भी अन्य सब्जेक्ट की हमारे सभी शिक्षक यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे। फ्री यूट्यूब पर एक सीरीज आ रही है जिस पर एनसीईआरटी की सीरीज मिलेगी और पॉलिटी की एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगा, जो कि निःशुल्क होगा। क्लियर? एनसीईआरटी को लेकर चिंता मत करिए, एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दूंगा, बगैर किसी पैसे के पढ़ा दूंगा। अभी एक सीरीज चलने वाली है एनसीईआरटी की। चलिए, तो ये आपका हो गया रिसोर्स हो गया। तो 3 चीजों पर हम लोगों ने बात कर ली। यूपीपीसी 2026, 27, 28 की तैयारी कहां और कैसे करें, बुक लिस्ट हमारी क्या क्या होनी चाहिए, रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए, और उसके बाद अब हमारा तीसरा मुद्दा क्या होगा? तीसरा मुद्दा क्या होगा? पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है कि पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। यहां 5 साल बीत जाते प्रीलिम्स नहीं निकलता है। पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, क्वेश्चन मार्क। आखिरकार हम पहली बार में प्रीलिम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। कैसे क्रैक करेंगे फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता है, बहुतों का होता है। जितने भी स्मार्ट तैयारी करने वाले बच्चों का है वो पहली बार में ही प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। अब पहली बार का मतलब है 1-1.5 साल आपको शुरू से लेकर लगता है पूरे कोर्स को पढ़ने में, रिवीजन करने में। लेकिन पहली बार में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स आप क्रैक करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करें, सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करें, सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करें, साथ साथ PYQ लगाते रहें, साथ साथ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें। शुरू से, प्रारंभ से ही सब्जेक्ट के बेसिक्स पर, सब्जेक्ट के फैक्ट पर, स्टैटिक जीके पर, मिसलेनियस यानी विविध पर ध्यान दें, विविध पर ध्यान दें। यह बड़ा रीजन है जो पहली बार में बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, टीचर के साथ पढ़ते हैं, बहुत गहरा पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का बेसिक छोड़ देते हैं। बेसिक किसे कहते हैं सर? जैसे लोकसभा अध्यक्षों का कार्यकाल ये सब्जेक्ट का बेसिक है, जैसे राज्यसभा लोकसभा की सीटें ये सब्जेक्ट का बेसिक है, जैसे गवर्नर जनरल वायसरायों का कार्यकाल ये सब्जेक्ट का बेसिक है। आप सब कुछ इतिहास पूरा पढ़ के बैठे हैं,
पूरी पॉलिटी आपकी जुबान पर है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की सीट नहीं याद है, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल नहीं याद है, राष्ट्रपतियों का क्रम नहीं याद है, उपराष्ट्रपतियों का क्रम नहीं याद है, संविधान संशोधन नहीं याद है, आर्टिकल नहीं याद है, अनुसूचियां नहीं याद है, तो फिर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप तो बाहर हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट के बेसिक के 2 सवाल अगर आप गलत कर दिए तो 5 सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत हो जाएंगे जो दूसरा बच्चा कर ले जाएगा। इसलिए आपको अगर पहली बार में क्रैक करना है तो आपको सब्जेक्ट के साथ पीवाईक्यू लगाते रहना है, बेसिक्स पर ध्यान देना है, फैक्ट की अलग से लिस्ट बनाकर तैयार करते रहना है, स्टैटिक जीके पर कमांड बनानी है, विविध पर ध्यान देना है, मिसलेनियस पर ध्यान देना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मिसलेनियस पर ध्यान देना है और साथ ही साथ प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले, प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले 10,000, 1,000 नहीं 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। मैं पूरे क्लेम के साथ अभिशाप तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं सचेत जरूर कर रहा हूं, जो बच्चा साल भर पूरी किताबों के साथ डूबा रहे, दिन रात पुस्तकें पढ़े, कोई पूछे तो मुजबानी पूरी किताब सुना दे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा, वो प्री नहीं निकाल सकता है। ये बहुत कड़वा सत्य बता रहा हूं आप विद्यार्थियों को, कि पूरी पुस्तक को पढ़ के बैठा है, सब कुछ उसको आता है, कोई भी व्यक्ति कहीं से पूछता है वो मुजबानी सुनाना शुरू कर देता है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता है। आप परीक्षा में जाएंगे, मुजबानी तो आप किसी विषय को डिक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं सही हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। मैं बता दे रहा हूं, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा जो सीनियर बच्चे हैं। ये बात बिगिनर नहीं बता पाएंगे, ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात सबसे अच्छी उनको समझ में आएगी जो तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, उनको ज्यादा समझ में आएगी ये बात, कि बात कितनी सत्य है। सर, प्रैक्टिस के बगैर हमारा स्कोर कितना खराब हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस सब करने के साथ साथ सभी विषयों को मिलाकर 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, और एग्जाम में जाने से पहले जो इस बार हमारे बहुत करीबी लोगों ने गलतियां की हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब 150 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज अपने अकॉर्डिंग पूरे भारत में कहीं से भी, अब मत कह दीजिएगा आपने कहा था पीडब्ल्यू में ही, पीडब्ल्यू में आपको अच्छी लगती है, उसकी टेस्ट सीरीज से आप संतुष्ट हैं, यहां पर टेस्ट सीरीज कराई जाती है तो आप पीडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू में नहीं होती है तो आप ये एक्सक्यूज लेके मत बैठ जाइएगा कि इमरान सर ने यूट्यूब पर कहा था लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं मिली। आप भारत में कहीं से भी ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज फुल लेंथ की लगा सकते हैं। और कितनी, कम से कम 15 टेस्ट सीरीज आप देके जाइए, टेलीग्राम पर खरीद के ऑनलाइन, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए नहीं, ऑफलाइन कक्षा में बैठकर ऑफलाइन जैसे माहौल में देना होगा। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन देना होगा, ऑनलाइन नहीं। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन देना होगा, ऑनलाइन नहीं। मिनिमम 15 है, मैक्सिमम आपकी इच्छा। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, ये मैं मिनिमम की चर्चा कर रहा हूं। मिनिमम कम से कम 15 टेस्ट सीरीज लगा के जाना चाहिए, मैक्सिमम आपकी इच्छा है कि आप कितना लगा करके जाते हैं, आप कितनी टेस्ट सीरीज लगा करके जाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आज आपने सपना देख लिया या आप सपना पहले भी देख चुके हैं लेकिन 26 को लक्ष्य बना लिया है, इस बार 10-12 क्वेश्चन से बाहर रह गए हैं, तो आज से जो सर्वप्रथम पहला काम करना है कि आज से ही एवरीडे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। मैराथन के भरोसे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, रिवीजन हो जाएगा, स्कोर नहीं होगा। एवरीडे यानी कि डेली करंट अफेयर पढ़ना है आपको। क्या? डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। कोई पढ़ाने वाला नहीं है सर, नहीं तो पढ़ तो लेते ही। कौन कह दिया पढ़ाने वाला नहीं है? किसने कह दिया पढ़ाने वाला नहीं है? पिछले 8 सालों से सुबह 7 बजे आंखें फोड़ तो रहा हूं मैं। जो पढ़ते हैं निकल जा रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं कई बार रह जा रहे हैं। और उसके लिए कोई शुल्क कोई संस्थान ने कभी नहीं लिया। चाहे मैं जीएस वर्ल्ड में पढ़ाया, चाहे मैं अनअकैडमी में पढ़ाया, चाहे मैं उत्कर्ष में पढ़ाया, चाहे मैं अभी पीडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूं, कभी किसी संस्थान ने शुल्क नहीं लिया करंट अफेयर से। वो निःशुल्क रहा और मैं पूरी रेगुलरिटी के साथ सुबह 7 बजे पढ़ाया। और कोई परीक्षा ऐसी नहीं रही, केवल यूपीपीसीएस 2024 छोड़कर, जहां पर 80 से 90% सवाल आपको करंट अफेयर की क्लास से नहीं मिल गए। लेकिन शर्त है कि साल भर पढ़ा है कि नहीं। केवल मैराथन के भरोसे रहेंगे तो केवल पढ़ने का संतोष मिलेगा, करने का संतोष नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ आप तैयार भी नहीं कर पाएंगे, और इतनी सारी चीजें साल भर का करंट अफेयर 15 दिन में 100% फंसाया भी नहीं जा सकता। लेकिन दिन प्रतिदिन अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे, 1 घंटे समय रोज देंगे, तो आप करंट अफेयर के मास्टर हो जाएंगे। और अगर ये काम आप एवरी डे 1 घंटा 1.5 घंटा आप करंट अफेयर पर देते हैं, साल के 12 महीने देते हैं, टिल एग्जामिनेशन तक देते हैं, मैराथन करके फिर एग्जाम में जाएंगे, तो पहली बार में प्रीलिम्स निकलेगा आपको। तो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकालने के 5 तरीके मैंने बताए। सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करें, जो सब्जेक्ट आप पढ़ें साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल का लगाते रहें। प्रारंभ से ही आप शुरू से ही जब पढ़ाई शुरू करें तो उस सब्जेक्ट के बेसिक्स पर, उस सब्जेक्ट के फैक्ट पर, साथ ही साथ स्टैटिक जीके पर और विविध पर ध्यान दें। और आप लोगों को शायद पता हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह 7 बजे क्लास करते हैं। हमने इसी करंट अफेयर की क्लास में स्टैटिक जीके और सब्जेक्ट का बेसिक और विविध प्रश्न पर तैयारी कराने की जिम्मेदारी ली है, जो कि निःशुल्क रहेगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, और किसी बैच में कोई शिक्षक ये नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी बैच परचेज कर ले, बैच में आपको स्टैटिक जीके नहीं पढ़ाया जाएगा, बैच में आपको मिसलेनियस या विविध नहीं पढ़ाया जाएगा, बैच में आपको सब्जेक्ट का बेसिक भी नहीं पढ़ाया जाएगा। एक लेवल है, उस लेवल से सब्जेक्ट शुरू होता है। लेकिन ये चारों काम करंट अफेयर के साथ मैं सुबह 7 बजे वाली क्लास में करना प्रारंभ कर दिया हूं, जो टिल एग्जामिनेशन तक करता रहूंगा। उसका सोर्स केवल एक सुबह 7 बजे वाली क्लास है। 7 बजे वाली क्लास में आप करते रहिए, आपका ये चारों चीजें मैं यहां से कवर कर दूंगा। आपका स्टैटिक जीके भी, आपका विविध भी, सब्जेक्ट का बेसिक भी और करंट अफेयर भी। और इसके साथ साथ एग्जाम के पहले आप 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, 15 टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। टेस्ट सीरीज जब लगाइए तो अपनी कमियों की लिस्ट बना के उसमें सुधार करके जाइए। फर्स्ट टाइम में आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। और आप ईमानदारी से बताइएगा कितने बच्चे ये काम करके जाते हैं एग्जाम देने, कितने बच्चे जो करके जाएंगे निसंदेह रूप से जीतेंगे। तो ये बात हो गई। अब आइए देखते हैं, मैंने पहली बार में प्रीलिम्स का तरीका भी बता दिया। प्रीलिम्स के फैक्ट पर पीवाईक्यू पर कमांड कैसे बनाएं? जाहिर सी बात है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट पर यह भी बच्चों का चैलेंज है। सर भूल जाता है, सर कॉन्सेप्ट तो सब्जेक्ट का याद रहता है, हमें अवधारणा पता रहती है, लेकिन हम फैक्ट ही भूल जाते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट पर कमांड कैसे बनाएं? फैक्ट पर कमांड कैसे बनाएं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड कैसे बनाएं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड कैसे बनाएं? ये दो बड़ा चैलेंज है बच्चों के साथ। प्रीलिम्स के फैक्ट पर कमांड बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर एक शब्द बोलता हूं, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे इस शब्द से परिचित होंगे। मैं अक्सर बच्चों से एक शब्द कहता हूं कि अगर कॉन्सेप्ट रूपी जाल चलाया जाए किसी तालाब में, तालाब का मतलब पुस्तक, और किसी पुस्तक में अगर कॉन्सेप्ट रूपी जाल चलाया जाए तो तथ्य रूपी मछलियां अपने आप फंस जाएंगी। लेकिन अगर कटिया मार के आप मछली पकड़ोगे, हो सकता है एक आध बार फंस जाए, लेकिन ज्यादातर बार आपकी कटिया मिस हो जाएगी। एक एक मछली ऐसे हाथ से पकड़ोगे, मछली आएगी, हाथ में आएगी, लेकिन मछली फिसल जाएगी। लेकिन जब जाल चलाओगे तो सारी मछलियां उसी जाल के अंदर फंस जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? जो अवधारणा के साथ, पूरी स्टोरी के साथ पढ़ा जाए। तो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को अगर स्टोरी के साथ पढ़ेंगे, फैक्ट याद हो जाएंगे। केवल फैक्ट पर फोकस करेंगे तो फैक्ट फिसल जाएगा, फैक्ट फिसल जाएगा आपसे। तो कॉन्सेप्ट रूपी जाल चलाना है। कॉन्सेप्ट रूपी जाल के बगैर फैक्ट पर कमांड कर पाना मुश्किल काम है। और कॉन्सेप्ट रूपी जाल का मतलब है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को स्टोरी के साथ पढ़ा जाए। स्टोरी कहां मिलेगी? या आप किताबों में मिलेगी या शिक्षक सुनाएगा, या किताबों में मिलेगी या शिक्षक सुनाएगा। यह स्टोरी आपको शिक्षक पूरे डायमेंशन पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। और उसमें तथ्य रूपी जब मछलियां मिले तो उन मछलियों को किनारे कर लीजिए, यानी कि उन फैक्ट की अलग से लिस्ट बना लीजिए भाई। नहीं बनाएंगे तो फिसल जाएगा। फैक्ट की लिस्ट टॉपिक वाइज बनाते चलिए। जैसे पॉलिटी में फैक्ट कहां किसे फैक्ट बोलेंगे? जैसे पॉलिटी में
फैक्ट किसे बोलेंगे? आर्टिकल याद करना है, कोई आर्टिकल है, फैक्ट है। संशोधन है, फैक्ट है। किसी विधिवेत्ता का कथन है, फैक्ट है। कोई तिथि है, फैक्ट है। कोई स्थापना है, फैक्ट है। लोकसभा राज्यसभा की सीट, फैक्ट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल, ये फैक्ट है। तो पॉलिटी के फैक्ट अलग हैं, हिस्ट्री के फैक्ट अलग है, ज्योग्राफी के फैक्ट अलग है, साइंस के फैक्ट अलग है। लेकिन फैक्ट किस सीमा तक याद किया जाए, इसे जानने के लिए आपको उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा। क्योंकि फैक्ट का जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक फैक्ट आपके दिमाग में धसेगा भी नहीं और आपको यह अनुमान भी नहीं लग पाएगा कि फैक्ट को किस सीमा तक पढ़ना है। बात समझ पा रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूं, यह बात आप समझ पा रहे हैं? फैक्ट को याद करके छोड़ दिया, फैक्ट भूल जाएगा। फैक्ट को पहले याद कीजिए, लेकिन डायरेक्ट फैक्ट को याद करेंगे कभी याद नहीं होगा। डायरेक्ट फैक्ट को याद करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। हमें कॉन्सेप्ट के बीच में फैक्ट को चुराना है, और फैक्ट को जब चुरा लिया तो उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। और इंप्लीमेंटेशन कहां होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होगा। आप प्रस्तावना के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तब वहां मिलेगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्दों को जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाज, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 बार भी लाए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। स्वतंत्रता का आदर्श कहां से लिया गया है? फ्रांस। ये क्वेश्चन जब बार बार आपको मिलेंगे, बार बार एक गलती करेंगे, फिर आप सही करेंगे, तो फैक्ट आपके दिमाग में धस जाएंगे। कोई आदमी कितना भी तरीका बता दे, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ते हैं, क्लच बाएं पैर से दाबते हैं, फिर गियर को ऐसे लगाते हैं, धीरे धीरे एक्सीलेटर, क्लच को छोड़ेंगे। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्लच छोड़ते जाएंगे। उसके बाद एक्सीलेटर पर पांव रख लीजिए, फिर क्लच दबाइए, फिर गियर लगाइए, फिर गाड़ी बढ़ाइए। दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी सिखा दे, ये तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप गाड़ी पर की सीट पर नहीं बैठेंगे, जब तक ये इंप्लीमेंटेशन आप स्वयं से नहीं करेंगे, जब तक स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं आएगी, जब तक आप स्वयं अपने पैरों से क्लच को नहीं दबाएंगे, तब तक आप गाड़ी चलाना, न तो 2 व्हीलर न तो 4 व्हीलर, नहीं सीख पाएंगे। कोई आदमी कितना भी ज्ञान आपको देता रहे, उसी प्रकार से किसी भी फैक्ट को आप कितनी भी बार पढ़ते रहिए, कितनी भी बार तैयार करते रहिए, कितना भी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, उसका क्रियान्वयन जरूरी है। कहां? क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसको जाकर करिए बार बार। और जब बार बार क्वेश्चन करें तब देखिए फैक्ट याद हो जाएगा, फैक्ट नहीं भूलेगा, फैक्ट पर कमांड हो जाएगी। और इसी बहाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, पूर्व में पूछे गए सवालों को देखेंगे तो एक अनुमान भी आता है कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में किस सीमा तक पढ़ना है। क्योंकि पाठ्यक्रम हमें यह बताता है, सिलेबस हमें यह बताता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन पीवाईक्यू हमें यह सिखाता है किस सीमा तक पढ़ना है, क्या परिधि होनी चाहिए। प्रस्तावना को पढ़ने के लिए 15 घंटे भी कम है, लेकिन प्रस्तावना को पढ़ाने के लिए इमरान सर कई बार 15 मिनट में निपटा देते हैं, तब भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा गया है, हमें पता है कि प्रस्तावना की परिधि क्या है, प्रस्तावना का दायरा कहां तक है, प्रस्तावना से कितने सवाल, किस प्रकार के सवाल आयोग बना सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, और कब लगाइए? टॉपिक को पढ़ने के बाद लगाइए, फैक्ट की लिस्ट और कॉन्सेप्ट का जाल चलाने के बाद लगाइए। और जब बार बार लगाएंगे तो फैक्ट भी तैयार होगा, पीवाईक्यू पर आपकी कमांड भी बनेगी, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कभी गलत भी नहीं होंगे। और आपको यह नया तरीका भी मिल जाता है, क्या क्या इस टॉपिक में अब तक पूछा जा चुका है और क्या क्या भविष्य में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों कहानी आपसे यहां से तैयार हो जाएगी। अब बात आई किसकी? आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करें और कैसे कमांड बनाएं। आंसर राइटिंग, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, फाइनल सिलेक्शन की यही रीढ़ की हड्डी है, अच्छे रैंक की यही बैकबोन है कि हमारा आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करें, आंसर राइटिंग
कब से प्रारंभ करें और कैसे कमांड करें, कैसे कमांड करें। प्रारंभ तो बहुत करते हैं लेकिन कमांड सबसे नहीं होता है। आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप नहीं होती है। कोई ये कहता नहीं है कि यार ये लिखता बहुत अच्छा है। मैं तो बच्चों से कई बार ऑफलाइन में कहता हूं, जिस दिन कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई परिवार जन, कोई टीचर आपको कह दे ये लड़का लिखता बहुत अच्छा है, समझो हो गया एसडीएम आप। कोई अब माई कलाल आपको नहीं रोक पाएगा। जिस दिन लोग आपके बारे में ये कहने लगे ये लिखता बहुत अच्छा है, करो इतनी मेहनत उस सीमा तक, लिखो उस सीमा तक जिस सीमा तक कोई कहने ना लगे ये लिखता बहुत शानदार है। आप पढ़ते कितना है ये मैटर नहीं है, अगर आप लिखना नहीं जानते तो फिर दिक्कत आपको हमेशा फाइनल सिलेक्शन में आएगी। जिस दिन आप अच्छे लेखक बन गए, अच्छे पत्रकार बन गए, उस दिन आपकी जीत तय है। और जब तक ये आप नहीं करना जानते, आपको सब्जेक्ट कितना भी तैयार हो, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने साथ चीट कर रहे हैं, आप अपने आप को ही बरगला रहे हैं अगर आप आंसर राइटिंग में काम नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई मान लीजिए कि ये सर प्रथम बैच प्रारंभ हो रहा है, तो हमें आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करनी चाहिए, हमें आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करना चाहिए। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के अगर मैं आपसे कहूं, जैसे जब पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो, देखिए दो तरीके हैं इसके। जब आपका पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो, तो पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करते समय चाहिए तो यही कि सब्जेक्ट पूरा पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट पूरा, प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस यानी कि फाउंडेशन लेवल पर पूरा उसको पढ़ लीजिए, फाउंडेशन लेवल पर इसको पूरा पढ़ लीजिए। आप पहले पढ़ लीजिए, जब पहला सब्जेक्ट हो रहा तब के लिए बता रहा हूं। और जब सब्जेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद टीचर को स्वयं चाहिए, और जैसे कि इस बैच में मैं आपके लिए करूंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज संविधान के दर्शन, संविधान की विशेषता, संविधान संशोधन, संविधान का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्नों को पहले लिखना शुरू करना चाहिए, फिर उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। सर हम तो ये सुने थे कि जैसे एक टॉपिक शुरू हुआ प्रस्तावना तुरंत लिखना शुरू कर देना चाहिए, अगर पहला सब्जेक्ट वही शुरू हो रहा तब नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई आंसर जो होता है, कई बार क्या होता है बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। कैसे कि बाय द वे आपको मान लीजिए कोई एक सिंगल सेगमेंट पढ़ा दिया गया, मान लीजिए कि अभी आपको भारतीय संविधान की विशेषता ही पढ़ाया गया, और एक प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें। अब आपने केवल भारतीय संविधान की विशेषता ही पढ़ा है, अभी आपको दिख ही नहीं रहा पूरे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कहां कहां प्रावधान है, मौलिक अधिकारों में कहां चर्चा है, डीपीएसपी में कहां चर्चा है, राजनीति में भागीदारी के लिए कहां प्रावधान है, पंचायती राज व्यवस्था में क्या कहां पर चर्चा है, इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या क्या संविधान में किया गया है, अनुसूची में इनके लिए कहां पर चर्चा है, आपको पता ही नहीं है। अब आपको लग रहा है कि हमको इसका कंटेंट ही नहीं आता है, लेकिन जब पूरा ज्ञान आपके पास आ जाएगा, जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे, क्योंकि आंसर केवल एक स्थान से नहीं निकलता है। हम कई बार कहते हैं बच्चों को कि प्रीलिम्स का आंसर लगाना किसी एक छोटे से छेद में कंचे को डालना है, सही से पार हो गया तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन मेंस को तय करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरे कमरे को सजाना पड़ता है, और पूरे कमरे को सजाने के लिए हर डायमेंशन पर नजर डालनी पड़ती है आपको, हर डायमेंशन पर नजर डालनी पड़ती है आपको, उसमें सब कुछ एक साथ बटोरना पड़ता है। वे मजाक में अभी अपने भाई के साथ मैं सफर करते हुए आ रहा था, मैंने रास्ते में इनको मैं समझाते हुए आ रहा था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो बगल हमारे बाएं बैठे हुए थे, मैं उनको यही बता रहा था कि प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इनको समझाने के लिए कहा कि जैसे द्वार पे बहुत सारी गंदगियां पड़ी हों, प्रीलिम्स का मतलब है चिमटी के माध्यम से एक एक कंकड़ को उठाना, पकड़ में आ गया तो उड़ जाएगा, पकड़ में आ गया तो उड़ जाएगा। और मेंस का मतलब है गांव में खरौचा होता है ना, बड़ी वाली झाड़ू जो अरहर के पेड़ का बनता है, उससे जब द्वार को बहारा जाता है, एक साथ पूरा क्लीन कर दिया जाता है, वो है मेंस, वो है आपका मेंस। तो प्रीलिम्स को लेकर के हम
छोटे छोटे चीजों को पकड़ते हैं, लेकिन मेंस को लेकर पूरा कंबाइंड अध्ययन की जरूरत होती है। बिखरा हुआ ज्ञान एक स्थान पे लाना होता है और प्रीलिम्स में किसी एक ज्ञान को ऐसे उठा लेना होता है। तो चिमटी से छोटे छोटे कंकड़ को बीनना बहुत मुश्किल है, या पूरे द्वार पे पड़े हुए कूड़े को एक बड़े झाड़ू के साथ एक बार बटोरना बहुत आसान है। मैं एकदम अवधी भाषा में आपको समझा रहा हूं, एकदम ठेठऊ में बता रहा हूं आपको, गंवई भाषा में एकदम। शायद आप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कहेंगे नहीं सर, चिमटी से बटोरते रहेंगे, पूरा दिन बटोरेंगे, द्वार साफ नहीं होगा, और बड़े वाले झाड़ू से हम 15 मिनट में द्वार को साफ कर सकते हैं, वही मीन्स है। लेकिन आपको केवल डर लगता है कि पूरा द्वार क्लियर करना है। प्रीलिम्स टफ है, मेंस आसान है, और मेंस पर कमांड करने के लिए लेकिन समग्र अध्ययन आपको होना चाहिए। आपको दायरा पता होना चाहिए कि मेरा द्वार की परिधि कहां तक है और इसमें क्या क्या कूड़े करकट के अंतर्गत आते हैं जिसको जो हमें बटोरना है और किसे हमें छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब पहला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो तो फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग मत करिए, नहीं कर पाएंगे आप, और करेंगे तो डेमोरलाइज हो जाएंगे। पहले सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो टीचर के साथ पहले पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। हो सके तो कम से कम समूह में, हो सके तो समूह में, जैसे मान लीजिए संविधान का दर्शन पूरा पढ़ा दिया गया तो पूरे संविधान का दर्शन का एक साथ आंसर राइटिंग करा दिया जाए। पूरा कार्यपालिका आपने पढ़ लिया, पूरे कार्यपालिका की आंसर राइटिंग आपको करा दिया जाए। अब आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहली बात होता है कि कब से प्रारंभ करें, तो मैंने बताया है या तो पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, या तो पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, या कम से कम कोई एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही आप आंसर राइटिंग करें। और आंसर राइटिंग करते समय मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, जब तक आप फर्स्ट आंसर से 50 आंसर तक, 50th आंसर तक आप गलत उत्तर नहीं लिखेंगे, तब तक आप फर्स्ट सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये दर्शन समझ में आ गया हो तो बताइएगा आप लोग। फर्स्ट परफेक्ट आंसर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, ये शर्त है, परफेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और पूरे हिंदी माध्यम के मेंस पर वीकनेस का यही सबसे बड़ा रीजन है। ये मैंने क्या शब्द बोला, क्या कथन बोला, आप समझ पाए? मैंने कहा आंसर राइटिंग के लिए जब तक आप फर्स्ट से उत्तर से लेकर 50 उत्तर तक गलत उत्तर नहीं लिखेंगे, अधूरा उत्तर नहीं लिखेंगे, हल्का उत्तर नहीं लिखेंगे, छिछला उत्तर नहीं लिखेंगे, तब तक आप एक परफेक्ट उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका पहला परफेक्ट आंसर 50 गलत आंसर के बाद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 50 गलत आंसर के बाद आपका पहला परफेक्ट आंसर तैयार होगा, और बच्चा 20-30 लिखकर छोड़ देता, उसको लगता है कि मैं आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाऊंगा। जबकि अनिवार्य शर्त है कि जब तक विद्यार्थी 50 गलत उत्तर नहीं लिखेगा, 50 उत्तर का असफल प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह एक सफल उत्तर नहीं बना पाएगा। और आप बताइए कितनी बार आपने 50 गलत उत्तर लिखे हैं? नहीं लिखा, इसलिए आपसे एक सफल उत्तर नहीं बन पा रहा है। इसलिए आपसे एक सफल उत्तर नहीं बन पा रहा। तो सब्जेक्ट के साथ आंसर राइटिंग शुरू करिए, और आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहला काम करिए, आप मार्केट से जाइए, आप मार्केट से जाइए, आप घटना चक्र का ही ले लीजिए, किसी का मत लीजिए, घटना चक्र का ही ले लीजिए। क्या? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका? मेंस का ले लीजिए। और पहला काम केवल इतना करिए, 18 से लेकर के 24 तक जितने सवाल आए हैं मेंस में, उसका मॉडल उत्तर घटना चक्र स्वयं देगा। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी आती हैं, घटना चक्र अगर आप लेकर आएंगे तो 2018 से लेकर 24 तक जितने प्रश्न पूछेंगे उसका मेंस का आंसर वहां मॉडल के रूप में दिया रहेगा। केवल पढ़ो उसको आप, कि सवाल पूछा गया है कि विधायिका की उन शक्तियों की चर्चा कीजिए जिसके माध्यम से वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो जरा देखिए इसके बारे में आंसर कैसे लिख रहा है, भूमिका में क्या लिखा गया है, बॉडी लाइन में क्या क्या पॉइंट डाले गए हैं, डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है, कंक्लूजन में क्या, पहले पढ़ो उसके बल, और पढ़ने के बाद एक बार देख के लिख दो, एक बार देख के ही लिख दो भाई, कि चलो इमला है सेम ही छाप देते हैं। उसके बाद कॉपी बंद कर दो, फिर सोचो कि क्या क्या पॉइंट शुरू हुआ था, भूमिका में क्या बात थी, बॉडी लाइन में क्या बात थी, कंक्लूजन में क्या बात थी। फिर कॉपी बंद करके अपनी भाषा में लिखना शुरू करिए। अपनी भाषा में जब लिखना शुरू करेंगे तो पहली बार में मैंने कहा था कि आपसे हूबहू ऐसा नहीं बनेगा, 50 बार गलतियां होंगी, 50 उत्तर ऐसे लिखिएगा, और 50 उत्तर ऐसे असफल लिखेंगे तब एक सफल उत्तर तैयार होगा। और जब एक बार सफल उत्तर बन गया तो फिर किसी भी प्रश्न का पहला उत्तर सफल उत्तर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा।
केवल आपको लड़ाई केवल 50 असफल प्रश्नों तक है और ये हिंदी माध्यम का बच्चा 50 असफल प्रश्न लिखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जिसकी वजह से वह प्रथम सफल उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्रथम सफल आंसर तक पहुंचने के लिए 50 गलत उत्तर लिखिए और इसके लिए तरीका यही है। शुरू कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद लिखना है और उसके बाद अपने टीचर को दिखाना है। फिर टीचर आपको बताएगा भूमिका में ये गलत है, बॉडी लाइन में ये चेंज करिए, निष्कर्ष में ऐसे लिखिए। जब टीचर बता दे तो फिर उसको लिखिए। फिर लिखने के बाद फिर टीचर को दिखाइए कि सर क्या अब इसकी स्थिति ठीक हो गई है। अगर टीचर फिर कुछ कमी बताता है तो आलस मत करिए, फिर लिखिए। जब टीचर कह दे हाँ अब आंसर आपका ठीक है। लेकिन ये स्थिति कब आएगी? ये पहले 50 असफल सवालों के बाद ये स्थिति आएगी, जब टीचर कह दे कि अब ये आपका टीचर या आपका मेंटोर जो भी व्यक्ति हो, आपका सीनियर, कि हाँ अब आपका आंसर सही है, तब उसको लगा लीजिए। और जिस दिन ये अप्रोच डेवलप हो गई तब कोई आपसे पूछेगा इमरान सर पॉलिटी पढ़ाते हैं सिविल सेवा में? सिविल सेवा में इमरान सर के शिक्षक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। सिविल सेवा में पॉलिटी विषय के संबंध में इमरान सर का शिक्षक के रूप में मूल्यांकन करिए तो आप उत्तर लिख लेंगे। पीडब्ल्यू सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कैसा प्लेटफॉर्म है, इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, आप उत्तर लिख लेंगे। क्योंकि अब आपको अप्रोच पता हो गया है, अब आपको तरीका पता हो गया कि उत्तर लिखा कैसे जाता है। उत्तर एक अप्रोच का गेम है भाई, अप्रोच सीखना है, समझ डेवलप करनी है। जिस दिन अप्रोच आ गया फिर आंसर राइटिंग आपसे होने लगी, तब आप प्रीलिम्स में भागोगे। आपको मेंस में मजा आता है। द्वार बहारना ज्यादा सही है, चिमटी से कंकड़ को बीनना बहुत कठिन है। लेकिन अभी आपके हाथ में कंकड़ बड़ी आसानी से आ जाता है, इसलिए आपको लगता है कि कंकड़ बीनना आसान है, प्रीलिम्स पढ़ना आसान है। एक बार द्वार बाहर के तो देखो, हाथ में वो बड़ी वाली झाड़ू उठा के तो देखो, यानी कलम उठाकर तो देखो। झाड़ू लगाने का मतलब है कि कुछ उत्तर लिखकर तो देखो, तब आपको लगेगा मेंस बहुत आसान है। हम बेवजह ही डर रहे थे, बस एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको बैच के साथ साथ एक आंसर राइटिंग स्किल भी डेवलप किया जाए। और ऑफलाइन के बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा उत्तर लिख रहे हैं, जहाँ पर मार्गदर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये तरीका है मेंस के आंसर राइटिंग शुरू करने का और आंसर राइटिंग पे कमांड बनाने का। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? अपने अंतिम चरण तक पहुंच गए। यूपीपीसीएस 2026, 27, 28 की तैयारी कहां से और कैसे करें बता दिया। बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए बता दिया। रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए बता दिए। पहली बार में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें बता दिया। प्रीलिम्स के फैक्ट और पीवाईक्यू पर कमांड कैसे बनाए बता दिया। आंसर राइटिंग कब से प्रारंभ करें और कैसे कमांड बनाए ये भी बता दिया। अब ट्रेंड एनालिसिस करना है किसका? पहला तो प्रश्नों का, फिर उसके बाद कट ऑफ का, प्रश्नों का फिर उसके बाद कट ऑफ का, प्रश्नों का और फिर उसके बाद कट ऑफ का। फिर इसके बाद हमें इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे लास्ट में। अब आइए इस मुद्दे को बता करके फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं ट्रेंड एनालिसिस है। ये 2019 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 के परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस है। ये ट्रेंड एनालिसिस हमें ये बताता है कि किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट की भूमिका कितनी है, किस सब्जेक्ट की भूमिका कितनी है, किस सब्जेक्ट पर हम कितना बल दें, हम इज्जत किस हिसाब से देते हैं, उसकी गरिमा के हिसाब से। हम तो बार बार कहते हैं कि बच्चे जब आपके घर में बारात भी आती है ना, एक दूल्हे के बगल में कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग आगे वाली वीआईपी कुर्सीज पर बैठते हैं, कुछ लोग उसके पीछे वाली लंबी वाली चेयर पर बैठते हैं, कुछ लोगों को पीछे प्लास्टिक वाली कुर्सी मिलती है और कुछ लोगों को कुर्सी मिलती ही नहीं, पीछे खड़े रहते हैं पेड़ पर टेक लिए हुए। ये किस आधार पर तय करते हैं किसे कौन सी कुर्सी देनी है? उनकी गरिमा के आधार पर, उनके स्टेटस के आधार पर। उसी प्रकार से हम भी जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, हम विषयों के ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से उसको इज्जत देते हैं, उसको महत्व देते हैं, उस पर समय देते हैं, उस पर काम करते हैं कि किस सब्जेक्ट की क्या भूमिका है। इसलिए सिविल सेवा की तैयारी का पहला कदम होना चाहिए कि आपको 5 से 6 साल के सवालों का ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपके सिविल सेवा की तैयारी का बैकबोन, जब भी मैं किसी को महत्व दूं इसका मतलब ये कदापि नहीं कि मैं किसी अन्य विषय की उपेक्षा कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, हमारे शिक्षक गण भी अगर कोई भी क्लास देख रहा होगा तो इस बात के लिए कदापि बुरा मत मानेंगे
कि जाहिर सी बात है किसी एक विषय की बात करूंगा, दूसरा विषय के शिक्षक या विद्यार्थी ये ना कह सके हमें कि सर क्या इस विषय का कोई महत्व नहीं। हर विषय का अपना महत्व है। किसी एक विषय के इंपॉर्टेंस को बताने का मतलब ये कदाप नहीं है कि मैं दूसरे विषय की उपेक्षा कर रहा हूं। जिस प्रकार से न्यायपालिका ने कहा है, हम मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों का निर्वचन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का बल अधिक दिया जाए, लेकिन मौलिक अधिकारों को बल देते समय हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि निदेशक तत्वों की उपेक्षा न होने पाए। उसी प्रकार से हम आपको ये जरूर बताएंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना महत्व है, और जिस सब्जेक्ट पर हम बल दें इसका मतलब ये कदापि नहीं होगा कि दूसरे सब्जेक्ट का महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। तो मैं हमेशा कहता हूं ये बैकबोन है, ये तीनों सब्जेक्ट प्रीलिम्स का बैकबोन है। और इस बैकबोन के बीच भी एक और बोन है जो भी दिखाऊंगा। वो बोन कौन सी है? क्यों? क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि ये तीनों प्रश्न आपको कम से कम 75 से 80 सवाल दे देते हैं। 75 से 80 सवाल दे देते हैं। और अभी आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए होंगे। जो 90 तक हैं वो अपने आप को सेफ मान रहे हैं, और सेफ हैं भी, जो 90 तक हैं। और 80 क्वेश्चन आपको केवल ये तीन सब्जेक्ट दे देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। लेकिन हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी का मतलब इंडियन और वर्ल्ड, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अगर इसी ज्योग्राफी के साथ मैं इन्वायरमेंट को भी जोड़ दूं तो इसकी संख्या 90 हो जाएगी। इसकी संख्या 90 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट जुड़ा ही हुआ है। ज्योग्राफी में तो इन्वायरमेंट आपका समाहित ही है। यानी कहने का मतलब हिस्ट्री एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड, इंडियन और इन्वायरमेंट। इस पर आप ऐसा कमांड बनाइए, ऐसा कमांड बनाइए कि अगर दो प्रश्न भी गलत हो तो आप बेचैन हो जाइए, ये कहां से सवाल हिस्ट्री में आ गया जो हमें नहीं आ रहा था, ये पॉलिटी का क्या पूछ लिया जो हमको नहीं आता था। इस लेवल की तैयारी आपको हो, अभी तो नहीं बेचैनी होती होगी ना। सही होने पर चौंक जाते, अरे कैसे सही हो गया मेरा। अभी तो आप सही होने पर चौंक जाते हैं कि मेरा कैसे सही हो गया। और मैं कह रहा हूं आप तब चौंक जाइए जब आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं था। इस लेवल का काम करना है इन तीन विषयों पर। और मैं फिर प्रॉमिस करता हूं इस खुले मंच पर, हमेशा किया है और पूरा किया है। हमने तो निःशुल्क पूरा किया है, ये तो पेड बैच है। अगर सर्वप्रथम बैच में पॉलिटी में जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये आपसे दावा है 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन पॉलिटी आएगा। एकाध गलत हो जाए, एकाध गलत हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो मैं एक भी गलत नहीं होने दूंगा। इस लेवल की पॉलिटी आपको मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता रहा हूं आपको। पॉलिटी तो मैंने यूट्यूब से आपको 90% सही करा दिया भाई। 12 अक्टूबर के एग्जाम में मैंने यूट्यूब से ही 70 से 80% क्वेश्चन आपको फंसा दिए हैं। तो बैच की बात तो ही दूसरी है। अभी बताना पड़ता है नई पीढ़ी को, अच्छा नहीं लगता कि इतनी गंभीरता के बाद, इतनी गहराई के बाद अपनी बात अपने मुंह से कहा जाए, ये बहुत छिछलापन लगता है। मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन क्या करूं, ये नई पीढ़ी, नए नए बच्चे नए नए तरीके से हर बार आते रहते हैं और कई बार जानकारी के अभाव में गुमराह भी हो जाते हैं। तो इसलिए कहना पड़ता है कि भाई आप सही जगह हो। पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है, पूरे क्लेम के साथ मैं आपको विषय पढ़ाता हूं कि अगर आप खुद न ठान के बैठ गए कि दम हो तो मुझे सिखा के दिखाओ तो अलग बात है, वरना आपको पॉलिटी इस लेवल की मैं सिखा के विदा कर दूंगा कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में पॉलिटी का 95% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। और जो बच्चे अगर पढ़े होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप किसी बैच में या यूट्यूब पर भी पढ़े हैं तो क्या पॉलिटी में आज उतना आप सही करके आते हैं या नहीं आते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है। और जाहिर सी बात है उत्कर्ष पीडब्ल्यू के और भी जो शिक्षक होंगे अपने अपने विषय में यही दावा करेंगे और उसी लेवल तक मेहनत करेंगे आपके साथ। और सभी टीचरों ने इन तीन विषयों पर अगर आपको इतनी मेहनत टीचर ने किया और आपने भी उधर से ताकत लगा दी और इस पर आपने 90% कमांड बना लिया तो आधी लड़ाई आप यहीं से जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री की भूमिका देखिए, 19 में 26 सवाल, 20 में 24, 21 में 18, 22 में तो 32, 23 में 24, 24 में 26, 25 में 26, यानी 25 क्वेश्चन तो आपको इतिहास दे देता है। 24, 21, 22, एक बार केवल कम हो गया था 15, फिर 24, 28, 23, लगभग 20, 22 से 25 सवाल ज्योग्राफी देता है। और पॉलिटी जो मेरा विषय है इसे भी आप कम नहीं आ सकते, इससे आप कम नहीं आ सकते। समीक्षा अधिकारी में पॉलिटी कम आती है, लेकिन यूपी पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में ठीक ठाक भूमिका होती है। 19 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, एक बार कम हो गया था 13, 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, इस बार भी 21 क्वेश्चन, यानी 20 प्लस सवाल आपको पॉलिटी भी देता है। और इसी के साथ अगर इन्वायरमेंट जोड़ दिया जाए तो देखिए एक बार तो 22, ये तो
अतिशयोक्ति हो गई, ये भी अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन ये एवरेज रहता है। यानी कि 8 से 10 सवाल एवरेज में आपको इन्वायरमेंट भी दे सकता है, और 20 से 25 सवाल ये देते हैं। 25 या 75, 10 85, यानी कि 80 सवाल में तो कोई दाग नहीं है भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर इन्वायरमेंट मिला करके अगर बात किया जाए तो 80 सवाल पर तो दाग ही नहीं है। ताकत झोंक दीजिए इस पर आप, और इस प्रकार ताकत झोंकिए, मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन पर बेचैनी हो जाए, इस लेवल तक अपनी तैयारी करिए। इस लेवल से टीचर से पढ़िए, बुक को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, इन 3 विषयों पर ऐसा कमांड बनाइए। फिर मैंने कहा कि इस बैकबोन के भीतर भी एक बोन है, उसका नाम है करंट अफेयर। 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन 2022 में, 25 क्वेश्चन, 24 में 35 सवाल, इस बार थोड़ी भूमिका कम रही 22। इसका मतलब हम कह सकते हैं 25 से 35 सवाल के बीच में करंट अफेयर भी आता है। यह भी अपने आप में एक विषय है, यह भी अपने आप में एक विषय है। और इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आप उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे जो पिछले 5 से 7 सालों से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं। उनका बहुत तैयार है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन एक ही जगह मुकाबला कर सकते हो, मुकाबले का विषय है करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर हर बार, हर साल नया पढ़ाना पड़ता है। जो हमने 24 में पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं, जो मैंने 25 में भी पढ़ा दिया उसका कोई मतलब नहीं। 26 का करंट अफेयर नया चल रहा है। जो पढ़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं पढ़ेगा 25 में भले जीता हो, 26 में हार जाएगा। और अगर इस पर आपने कमांड करके 20 क्वेश्चन भी अगर आपने करंट अफेयर में सही कर लिया और इस 80 में 70 का टारगेट बना लिया, तो 70, 20, 90 तो आप पहुंच गए। अभी मैंने साइंस की कोई बात नहीं की है, मैंने यूपी जीके की कोई बात नहीं की है, मैंने इकोनॉमी की कोई बात नहीं की है, जबकि इन विषयों की भी ठीक ठाक भागीदारी है। साइंस का भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंस है, और कोई भी विषय पर, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, विद्यार्थियों की साइंस अक्सर कमजोर होती है, इकोनॉमी अक्सर कमजोर होती है, और इन सब में भी आपके क्वेश्चन कम से कम 10, 20, 25 रहते हैं दोनों मिलाकर के। आप आधा करके आ जाओ, 10 क्वेश्चन केवल सही करके आ जाओ, तब भी तो आप 100 पहुंच गए साहब। अभी मैंने यूपी स्पेशल की बात नहीं की, जनगणना की बात नहीं की, स्टैटिक की बात नहीं की, मिसलेनियस की बात नहीं की, और इस बार तो सुबह 7 बजे में बेसिक भी करा रहा हूं, स्टैटिक जीके भी करा रहा हूं, मिसलेनियस भी करा रहा हूं। ये टारगेट बनाओगे तब आप 100 क्वेश्चन का आंकड़ा पार कर पाओगे। जब 100 का लक्ष्य बना के चलोगे ना, तब डर नहीं रहेगा आपको, तब आपको डर नहीं रहेगा। क्योंकि कट ऑफ क्या है, अगर कट ऑफ देखी जाए, ये है कट ऑफ। 2024 की कट ऑफ अभी नहीं आई, 23 में 125 क्वेश्चन गई थी, इसका मतलब लगभग 91-92 क्वेश्चन के आसपास है। 112 क्वेश्चन मात्र गई है, इसका मतलब है ये 85 है के आसपास है। आगे चलते हैं, ये अनरिजर्व्ड की बात हो रही है, ये कैटेगरी वाइज नहीं है। 2022 की अगर बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 85-86 के आसपास है। दो क्वेश्चन, ये नंबर है। 2021 में आप कह सकते हैं 87 के आसपास है। 2020 में आप उससे भी कम आ गया, 84 के आसपास है। 2019 में फिर 88 आसपास है। इसका मतलब है कि कट ऑफ मैक्सिमम 92, मिनिमम 84। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यही कट ऑफ रहती है, यही कट ऑफ लगभग रहती है। कैटेगरी का अंतर आता है, एससी एसटी में ज्यादा आ जाता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल में लगभग 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है, लगभग 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है। ये कट ऑफ है। इसका मतलब है कि 82-83 से कभी कम भी नहीं जा सकती, और 91-92 से कभी ज्यादा भी नहीं आ सकती। मैं 10 क्वेश्चन की मार्जिन लेके चल रहा हूं, तो भाई आप 100 का टारगेट रखो ना। जब आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, सही संस्थान मिल रहा है, सही शिक्षक मिल रहा है, सही स्ट्रेटजी मिल रही है, मेहनत करने वाले लोग मिल रहे हैं आपको, तब आप 80-90 का क्यों आंकड़ा रखोगे? आप 100 का आंकड़ा रखो। और 100 का आंकड़ा पार करने के लिए तरीका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट के साथ ऐसी पकड़ बनाओ कि 80 में 70 करके आओ, इसमें 80 में 70 करके आओ। करंट अफेयर, मिसलेनियस, स्टैटिक, जीके में मिनिमम 20 से 25 का लक्ष्य बनाइए, और उसके बाद आप बचे हुए विषयों में आधा भी करके आ जाएंगे। हालांकि साइंस का भी इंपॉर्टेंस मैं फिर बोल रहा हूं, इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का भी है, जनगणना का भी है, उसमें आप आधा भी करके आ गए तो आप 100 क्रॉस कर जाएंगे, आप 100 क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए सर, ये सब करने के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं, टेस्ट सीरीज की कितनी भूमिका है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये छोटी छोटी कुछ समूह की बातें हैं जो मैं एक एक लाइन में बता देता हूं। टाइम टेबल क्या हो, टाइम टेबल हमारा क्या हो,
टाइम टेबल में सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए नहीं बताऊंगा। टाइम टेबल में सोने के पर्याप्त समय, मैं उल्टा बात करता हूं भाई, सोने के पर्याप्त समय हो, पर्याप्त समय हो, आपके दिनचर्या में सोने के पर्याप्त समय हो, आपकी व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय होना चाहिए, घर परिवारजनों से बात करने का टाइम होना चाहिए, परिवारजनों से बात करने का टाइम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपकी अन्य दिनचर्या के लिए भी, अन्य दिनचर्या के लिए भी, जिसमें आपका वॉशरूम है, नहाना है, फ्रेश होना है, कपड़े प्रेस कराने हैं, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाने हैं, इनके लिए भी समय होना चाहिए। पहले ये समय निकाल लीजिए आप। और आप उल्टा करते हैं, आप ऐसा टाइम टेबल तैयार करते हैं कि ना वहां सोने का समय होता है, ना मोबाइल चलाने का समय होता है, ना घर वालों से बात करने का समय होता है, ना तो रिलैक्स करने का समय होता है, ना अन्य दिनचर्या का समय होता है, केवल पढ़ने का समय होता है। और जब टाइम टेबल लागू करते हैं, केवल पढ़ा नहीं जाता, बाकी सब कुछ होता है। जब टाइम टेबल लागू करने का समय आता है, जब उसका इंप्लीमेंटेशन का समय आता है, जो आपने लिखा है वही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। तो इसलिए इतना गलत टाइम टेबल मत बनाइए अपने लिए। टाइम टेबल ऐसे बनाइए कि सोने के लिए हमें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। बिना अच्छे मस्तिष्क के अच्छी बुद्धि नहीं काम करेगी। दिमाग का सही होना जरूरी है, तो दिमाग का फ्रेश होना जरूरी है। दिमाग का फ्रेश होना जरूरी के लिए अच्छी नींद का होना जरूरी है। दिमाग तभी फ्रेश होगा जब आप अच्छी नींद लेंगे। 7 से 8 घंटे नींद के लिए लगाइए, निकालिए। व्यायाम और मनोरंजन के लिए आप 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। घर परिवार जनों से बात करिए, ताकि आप सेटिस्फाइड रहें और उनसे बात करते रहें और आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित रहे। अन्य दिनचर्या के लिए समय निकालिए, ताकि और भी कार्य आपका बाधित ना हो। और ये सारा काम करने के लिए 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, हम कह रहे हैं 15 घंटे निकाल दो। अरे हम कह रहे हैं 16 निकाल लो। जाओ 1 घंटे डेली मोबाइल चलाओ, फेसबुक पर व्हाट्सएप चलाइए, इंस्टा चलाइए, यूट्यूब चलाइए। 16 घंटे निकाल दिए मेरे भाई, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचे, 8 घंटे बचे हैं। अगर आप साल के 12 महीने पढ़ते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, किसी की बर्थडे पार्टी नहीं है, कोई मैच नहीं है, आप साल के 12 महीने 30 दिन 7 दिन अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, 8 घंटे में तो रैंक आ जाएगी यार आपकी। 8 घंटे में रैंक आ जाएगी आपकी। लेकिन यहां 8 घंटे में केवल 10 दिन नहीं पढ़ना है, केवल प्रवेश पत्र जारी होने के बाद नहीं पढ़ना है, केवल फॉर्म भरने के बाद नहीं पढ़ना है। कम से कम 12 महीने कंटिन्यूअस, 12 से 15 महीने 8 घंटे आप पढ़ के देखिए। 8 घंटे पढ़ के देखिए, और वैसे 8 घंटे जैसे पिछले 1 घंटे में मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, जैसे 1 घंटे से मैं आपको 1.5 घंटे से समझा रहा हूं, इस मनोयोग के साथ, इस इंटरेस्ट के साथ, इस डेडिकेशन के साथ अगर आप 8 घंटे साल के 12 मास पढ़ दीजिए, रैंक आ जाएगी। आप 8 भी नहीं पढ़ पाओगे। अरे हम कह रहे हैं रेगुलरिटी के साथ आप भाई 6 घंटे पढ़ दो, यूपीपीसीएस निकल जाएगा 6 घंटे। लेकिन 365 दिन 12 से 15 महीने काम कर दीजिए, पूरा सिलेबस सिमट कर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन ये सेल्फ स्टडी है, क्लास का घंटा मत जोड़िएगा, हमने आज 3 घंटे क्लास कर लिया है, ये घंटा नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, ये सेल्फ स्टडी है। तो टाइम टेबल इस प्रकार से तैयार करिए ताकि इसमें सोने का भी पर्याप्त समय हो, व्यायाम और मनोरंजन का समय हो, घर वालों से, परिवार वालों से आधे घंटे 1 घंटे बात करने का भी समय हो, और अन्य दिनचर्या का भी समय हो। और ये सारा समय निकाल देंगे, फिर भी आपके पास पढ़ाई के लिए मिनिमम 6 और 8 घंटे आपके लिए समय बचेगा। एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़े जाएं? मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं। मेरा मानना है 1 सब्जेक्ट ही पर्याप्त होता है। जब छोटे छोटे सब्जेक्ट चल रहे हो, जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जिसमें आपको लगभग 100% ताकत लगानी है, ऐसे विषयों को एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट 2 पढ़ लो। आप इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो, 2 पढ़ लो। आप गवर्नेंस और IR पढ़ रहे हो, 2 पढ़ लो। GS 5 और 6 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ लो। समान हिंदी और ऐसे पढ़ रहे हो तो 2 पढ़ लीजिए। लेकिन जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़िए तो केवल एक बार में 1 सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन उसके साथ न्याय करिए, उसके साथ जस्टिस करिए। ऐसा पढ़िए कि वही एक क्वेश्चन गलत होने पर बेचैनी हो जाए। और पढ़ना कैसे, ये तरीका मैं आपको समझा चुका हूं।
और सबसे लास्ट बात यह है, टेस्ट सीरीज की कितनी भूमिका है आपके सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और फाइनल सिलेक्शन में। प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स और फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है। टेस्ट सीरीज में के क्या भूमिका है, ये वही उसकी इतनी ही भूमिका है जितना एक क्रिकेटर के लिए मैच की भूमिका होती है। मतलब जितना एक क्रिकेटर के लिए मैच की भूमिका होती है। एक बैट्समैन दिन रात नेट पे प्रैक्टिस कर रहा, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, पुल, कट, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन मैच खेलने जाता है तो पहली गेंद पे यॉर्कर पे बोल्ड होकर चला आता है, क्योंकि मैच खेला नहीं उसने। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए नेट पे, यानी कि आप पढ़ लीजिए, जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे, 11 फील्डरों के बीच से गेंद नहीं निकालेंगे, तो मैच में गेंद नहीं निकलेगी। पहली गेंद पे आउट हो जाएंगे आप, पहली गेंद में आप आउट हो जाएंगे। अरे भाई, फ्री क्लास के लिए मेरी तो कितनी क्लासेस पड़ी हुई हैं, मैं पॉलिटी कैसे पढ़ाता हूं देख लीजिए। हालांकि एक क्लास में कराऊंगा यूट्यूब पर, आगे एक क्लास कराऊंगा। जो बच्चा अगर नहीं जानता कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में पॉलिटी आपकी समझ में आती है या नहीं आती है, जाकर एक बार यूट्यूब पे बोल दीजिए पॉलिटी बाय इमरान सर, बहुत सारी मेरी क्लासेज आ जाएंगी, देख लीजिए आप। 2 घंटे किसी भी क्लास में समय दे दीजिएगा, फिर तय कीजिएगा कि इनसे हमें पॉलिटी समझ में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। फिर आप डिसीजन ले लीजिएगा ये पॉलिटी हमें सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते। 2 घंटे केवल दे दीजिए, यूट्यूब पे तमाम क्लासेस होंगी। जो कि वो यूट्यूब की क्लास है, वो एक रिवीजन क्लास होती है, और बैच की क्लास में बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लग जाएगा किस लेवल के हम लोग वहां पढ़ते हैं। पॉलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, मैं फिर कह रहा हूं आपको। आप पूरे भारत में कहीं से पढ़ के आए होंगे, हम आपको पॉलिटी विषय में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस मानसिक संतुलन आपका खराब ना रहे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार से एक क्रिकेटर के लिए मैच खेलना जितने लिए जरूरी है, उसी प्रकार से एक अभ्यर्थी के लिए, एक कॉम्पिटिटर्स के लिए पढ़ाई कितनी भी कर लिया जाए, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज के बगैर वो अगर एग्जाम देने जा रहा है, इसका मतलब उसने कभी मैच नहीं खेला है, केवल नेट पे प्रैक्टिस की है और सीधा जाकर के बड़े बड़े गेंदबाजों का सामना कर रहा है, और वो आउट हो जाएगा, नहीं जीत पाएगा। इसलिए प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। प्रीलिम्स के पहले 15 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज और कम से कम 50 सब्जेक्ट वाइज, और मेंस के लिए कम से कम 50 सब्जेक्ट वाइज, और कम से कम हर सब्जेक्ट की 5-5 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज देखकर जाना जरूरी है। टेस्ट सीरीज कब दे? फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज आप जीएस के प्रीलिम्स के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद दीजिए, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पूरा होने के बाद दीजिए। वही काम मेंस में भी करिए, एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए मेंस का, तो सब्जेक्ट वाइज मेंस की टेस्ट सीरीज देते रहिए। जब पूरा विषय पूरा हो जाए तो फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज दीजिए। आपने अगर गवर्नेंस पढ़ लिया, गवर्नेंस की टेस्ट सीरीज दीजिए। आईआर पढ़ लिया तो आईआर की टेस्ट सीरीज दीजिए। एथिक्स पढ़ लिया, एथिक्स की टेस्ट सीरीज, ये मेंस की बता रहा हूं। वैसे ही प्रीलिम्स में भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ें, पहले उसका टॉप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दें। जब सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज दें। और टेस्ट सीरीज देकर केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना है, हर टेस्ट सीरीज के बाद बहुत गहराई के साथ अपना एनालिसिस करना है, अपना आत्म मूल्यांकन करना है, और अपनी कमियों की एक लिस्ट बनानी है, उसे एक्सेप्ट करना है, फिर उसमें सुधार करना है, फिर अगली टेस्ट सीरीज देने जाना है। इसके साथ टेस्ट सीरीज देना है। केवल टेस्ट सीरीज जाकर शामिल हो गए, केवल टेस्ट सीरीज खरीद कर दे दिया, यह आपकी उपलब्धि नहीं है। टेस्ट सीरीज के बाद सुधार आना जरूरी है। हर टेस्ट सीरीज के बाद आप में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और ये इंप्रूवमेंट तभी होगा जब हर टेस्ट सीरीज के बाद आप अपनी कमी को महसूस करेंगे। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितनी भी बातें मैंने बताई, जितना भी टारगेट मैंने बताया कि क्या क्या मैं आज के सेशन में बताऊंगा, वो सारा टारगेट मैंने आपको बता दिया। सबका के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी। लेकिन इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पीडब्ल्यू के द्वारा लक्ष्य यूपीपीसीएस 2026, 2027, 2028 के लिए एक सर्वप्रथम बैच लाया गया है, जिसमें सभी शिक्षक एक फाउंडेशन बैच के माध्यम से पढ़ाएंगे। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है प्रीलिम्स का बैच और मेंस का बैच एक साथ पढ़ाया जाएगा। आपकी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी, और आंसर राइटिंग के लिए भी आपको तैयार किया जाएगा, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। साथ ही साथ आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं, मंथली टेस्ट भी आपके होते रहते हैं। बाकी टीचर के द्वारा पूरा मार्गदर्शन आपको मिलता है, और शुल्क इसका नाम मात्र का है।
प्रयागराज आकर, दिल्ली आकर 1 महीने का जितना कमरा का किराया होता है ना, उतने में पूरी सिविल सेवा की तैयारी कर लेंगे अपने घर की झोपड़ी में बैठकर। बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और नेटवर्क होना चाहिए। ये क्योंकि ये बैच ऑनलाइन है और इसकी फीस, इसकी डिटेल जानकारी कमेंट बॉक्स जहां पर आप कमेंट करें वहीं लिंक में दिया गया है, वहीं पर नंबर होगा, वहीं पर बैच ज्वाइन करने का तरीका आपको दिया गया है। तो जो भी बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके आप सर्वप्रथम बैच में हमारे मार्गदर्शन में, हमारे निर्देशन में, पूरे पीडब्ल्यू के निर्देशन में और मार्गदर्शन में आप अपनी सिविल सेवा की तैयारी करते रहेंगे। और आज केवल इतना बताया, जब पढ़ाते रहेंगे 100 घंटे में बहुत कुछ बताएंगे। पढ़ाने के साथ साथ हर रोज मैं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किससे बचना है, क्या करना है, ये हर रोज मैं सिखाता रहता हूं अपनी क्लास में। पॉलिटी पढ़ते पढ़ते आपके अंदर सिविल सेवा की तैयारी की चेतना तो हम जगह ही देंगे, ये वादा है मेरा आपसे। बस शर्त है कि आप हमारे साथ 100 घंटा बिता तो लीजिए पहले। तो मैंने अपनी पूरे, हमारे पास जो भी अनुभव था, जो भी ज्ञान था, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आया ताकि पब्लिकली पूरे प्रदेश भर के बच्चों को मैं गाइड कर पाऊँ, उनको मार्गदर्शन कर पाऊँ, उनको सिखा पाऊँ, उनको एक तरीका बता पाऊँ, उनको एक बेहतर स्ट्रेटजी बता पाऊँ, उनको कमियाँ दिखा पाऊँ जो करके लोग हार रहे हैं। मैं उनको वो रास्ता भी दिखा पाऊँ जिस पर जाकर लोग जीत रहे हैं। अगर वो रास्ता अपनाएँगे तो जीत जाएँगे, कमियों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हार जाएँगे। अब तय आपको करना है कि आप कौन-सा रास्ता पकड़ते हैं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये स्ट्रेटजी सेशन, ये ओरिएंटेशन सेशन पूरे प्रदेश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कितना लाभकारी रहा। बाकी कल से हमारा बैच स्टार्ट होगा 6 से 7:30 और मैं ऐप पर कल से पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल मैं पॉलिटी के बारे में बेसिक जानकारी बताकर, उसका सिलेबस बताकर कल पॉलिटी का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे कोई ना कोई एक क्लास मैं फिर से पब्लिक करूँगा, मैं बता दूँगा कि कौन-कौन सी आपकी पब्लिक होने वाली है। ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और बाकी बहुत सारी क्लास देखने के लिए आप लोग उत्साहित हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी क्लासेस मेरी हैं, उसको आप देख सकते हैं अच्छे से। हालाँकि सर्वप्रथम के भी आगे एक क्लास मैं आपको और दूँगा, क्योंकि आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है पॉलिटी में, आज तो मैंने केवल स्ट्रेटजी बताई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी आपके पढ़ने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए विषय तो सब पढ़ा देंगे, विषयों की बहुत सारी पुस्तकें भी आती हैं, लेकिन गाइडेंस की पुस्तकें नहीं आती हैं, मार्गदर्शन की पुस्तकें नहीं आती, स्ट्रेटजी की पुस्तकें नहीं आती, कमियों की पुस्तकें नहीं आती, सही रास्ते की पुस्तकें नहीं आती। इसलिए ये काम मैंने स्वयं यूट्यूब पर आकर किया आप विद्यार्थियों के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पुनः मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। जितने भी नए बच्चे आज के सेशन में जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज सुबह इसी चैनल पर 7 बजे मैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको बताता हूं, जहां पर करंट अफेयर की पूरी कंप्लीट तैयारी मैं आपको कराता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी कमेंट करके आप लोग अपने फीडबैक जरूर बताइएगा कि ये पूरी स्ट्रेटजी, पूरा मार्गदर्शन आपकी तैयारी के लिए कितना लाभदायक होगा।